Hey viewers, this is Geek Gardener. In all my videos that I have published so far, I see a lot of you have expressed interest in a Hindi version of the video. I have learned to write and read in Hindi, but my spoken Hindi is not as good as I read or write. So I had requested my wife Vinita to help me with the translation, and she made a lot of effort, and I think she has done a decent job. So this video is her work. If you like it, please give us a thumbs up. In case you have a feedback, please be nice and put it in the comments so that we can correct it and make more videos that are useful to a greater population. So with this, I'll end my talk, and thanks for support. Over to Vinita. नमस्कार दर्शकों, मैं गीक गार्डनर हूं और इस वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक्स में प्रयुक्त माप के उपकरणों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब उपकरणों की बात आती है तो हमें मुख्यतः दो चीजों का ध्यान रखना है, पीएच मीटर, ईसी मीटर या फिर टीडीएस मीटर। ईसी मीटर या फिर टीडीएस मीटर किसका उपयोग करें? इंटरनेट इस विषय पर विभाजित है। हमें यह जानना जरूरी है कि यह दोनों मापते क्या है। ये दोनों एक समान हैं, लेकिन इनका माप प्रदर्शित करने का तरीका अलग है। पहले पीएच मीटर क्या है समझ लेते हैं। इसका उपयोग घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। केवल एक मीटर है जो इसे मापता है और इसलिए अब हम इसे अलग रख देते हैं। ईसी मीटर और टीडीएस मीटर अनिवार्य रूप से घोल में लवण की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन को मापता है। तो किसका चयन करें? शुद्ध पानी बिजली का संचालन नहीं करता है। जब आप नमक डालते हैं तो घोल में ये आयन बिजली का संचालन करते हैं। जितने अधिक आयन्स होंगे घोल में उतनी अधिक बिजली का संचालन होगा। ईसी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का अर्थ है विद्युत चालकता। किसी भी घोल में विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह की क्षमता के माप को ईसी कहते हैं। यदि लवण की सांद्रता अधिक है तो अधिक बिजली का संचालन होता है और यदि घोल पतला है तो बिजली का कम संचालन होता है। ईसी और टीडीएस मीटर दोनों में आप देखेंगे कि दो इलेक्ट्रोड हैं जो कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। वे एक पर बिजली पारित करते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड पर मापते हैं और इस बिजली चालकता के आधार पर हमें मीटर रीडिंग मिलती है जो आपके घोल की सांद्रता का माप है। तो हम ईसी मीटर लें या फिर टीडीएस मीटर? यह प्रश्न तो अब भी बना रहा। ईसी मीटर सीधे तौर पर घोल में विद्युत आवेश की क्षमता के माप को दर्शाता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से हमें किसी भी घोल में कितना लवण यानी कि घोल की सांद्रता क्या है बताता है। ईसी के माप की इकाई सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है। चूंकि हमारा न्यूट्रिएंट घोल गाढ़ा नहीं होता है, इसीलिए आमतौर पर इकाई मिली या माइक्रो सीमेंस प्रति सेंटीमीटर होती है। टीडीएस भी ईसी की तरह विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह की क्षमता का माप है। टीडीएस का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स या सॉलिड्स, कुल घुलित लवण। किसी घोल में कुल कितने ठोस पदार्थ घुले हुए हैं इसका माप है टीडीएस। इसकी इकाई है मिलीग्राम प्रति लीटर। इसे पीपीएम अथवा पार्ट्स पर मिलियन के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, यानी कि भाग प्रति 10 लाख। मिलियन का अर्थ है 10 लाख। पानी के 1 मिलियन भागों में लवण का 1 भाग या हिस्सा। तो प्रति लीटर पानी में 1 मिलीग्राम लवण का अर्थ है 1 पीपीएम। अगर हम विपरीत क्रम से 1 पीपीएम का अर्थ देखें तो 1 मिलीग्राम लवण 1 लीटर पानी में है 1 पीपीएम। अगर आपका टीडीएस मीटर 200 की रीडिंग दिखाता है तो इसका मतलब है कि आपके 1 लीटर पानी में कुल 200 मिलीग्राम लवण है, और अगर रीडिंग 600 है तो आपके 1 लीटर पानी में कुल
600 मिलीग्राम लवण है। लेकिन भ्रम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आप जिस पुस्तक या इंटरनेट लेख का उल्लेख कर रहे हो, जिसका उपयोग कर रहे हो, वह ईसी यानी मिली सीमेंस प्रति लीटर में सांद्रता का उल्लेख करते हैं, लेकिन आपके पास टीडीएस मीटर है, या इसके विपरीत परिस्थिति है। किसी घोल में कितनी मिलीग्राम लवण मौजूद हैं, यह पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट, आम सामान्य नमक लिया एक मानक के रूप में। इस नमक का 1 मिलीग्राम लिया और इसे 1 लीटर पानी में मिला लिया। फिर उस घोल की विद्युत चालकता यानी ईसी को मापा और इस प्रकार 1 लीटर पानी में सोडियम क्लोराइड की विभिन्न मात्राओं को लेकर एक तालिका बनाई, एक टेबल बनाया, जिसमें बताया गया कि अगर किसी घोल का ईसी इतना है तो उसका पीपीएम या टीडीएस कितना होगा। टीडीएस का एक और मानक है पोटेशियम क्लोराइड नमक। जिस तरह सोडियम क्लोराइड की तालिका है, उसी प्रकार पोटेशियम क्लोराइड की भी एक तालिका है। अधिकतर पीपीएम या टीडीएस रीडिंग चल जाती है, लेकिन आप सब यह तो जानते होंगे कि हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स कई लवणों का मिश्रण है। इसलिए किसी एक लवण यानी सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड के आधार पर कई बार हम सटीक मान नहीं कर पाते। और तो और एक टीडीएस मीटर सोडियम क्लोराइड कैलिब्रेटेड हो सकता है और दूसरा पोटेशियम क्लोराइड की मानकता पर रीडिंग दिखाता हो। जब आप इन दोनों टीडीएस मीटर से एक ही घोल का टीडीएस मापेंगे तो ये दोनों मीटर एक ही घोल की अलग अलग रीडिंग दिखाएंगे। इस सब भ्रम को दूर करने के लिए ईसी मीटर के साथ जाने की सलाह दी जाती है। इसलिए बाकी वीडियो में हम ईसी मीटर का ही प्रयोग करेंगे। मेरे पास यह एक ईसी मीटर है, व्यवहारिक रूप से कोई भी ईसी मीटर चलेगा। मैं एचएम डिजिटल नामक कंपनी से एक्वा प्रो नामक ब्रांड के ईसी मीटर का उपयोग कर रहा हूँ। मैं काफी समय से इसका उपयोग कर रहा हूँ और यह अच्छा काम कर रहा है। इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और इस हिस्से को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डुबाया जाता है। ये बैटरी से चलता है। इसकी रखरखाव ठीक से करें तो यह आराम से 2-3 साल चल जाता है। आइए अब हम इस ईसी मीटर का प्रयोग कैसे करें देखते हैं और देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के ईसी को कैसे एडजस्ट करें। इस मीटर को ऑन करता हूँ। यह 0 माइक्रो सीमेंस दिखा रहा है। यह एक्वा प्रो 2 है। एक अन्य मॉडल है जिसे एक्वा प्रो 1 कहा जाता है, जो एक टीडीएस मीटर है। हम इस ईसी मीटर का उपयोग हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के ईसी को मैनेज करने में करेंगे। मैं आरओ पानी को आधार जल यानी बेस वाटर के रूप में उपयोग करके 1 लीटर हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम आधार जल की चालकता की जांच करेंगे। इसमें अभी कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलाया है, तो मैं अब ईसी मीटर को पानी में डुबो रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बटन है होल्ड के नाम से। इस बटन को मैं दबा देता हूँ और देखते हैं इसकी रीडिंग कितनी है। यह 33 माइक्रो सीमेंस है। आशा है कि आप सभी इसे देख पा रहे हैं। हाँ, ठीक है। याद रखें कि यह होल्ड मोड पर है। इसे होल्ड मोड से बाहर निकालना ना भूलें, नहीं तो यह हर बार आपको 33 माइक्रो सीमेंस की रीडिंग ही दिखाएगा। यह आरओ वाटर है तो इसकी रीडिंग 50 माइक्रो सीमेंस के भीतर होगी। अब हमारे पास भाग ए और बी कॉन्सेंट्रेट्स या स्टॉक सॉल्यूशन हैं, जो हमने पहले से ही तैयार करके रखे हैं। यह एक 2 हिस्सा हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट घोल है और आपको इच्छुक सांद्रता प्राप्त करने के लिए दोनों भागों को समान मात्रा में मिलाना होगा। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे लेट्यूस, पालक आदि के लिए मुझे ईसी 1200 से 1400 तक रखना पसंद है। चलिए अब हम इसके ईसी को उसी श्रेणी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले हम 5 ml स्टॉक सॉल्यूशन ए और 5 ml स्टॉक सॉल्यूशन बी को इस 1 लीटर आरओ पानी में मिलाएंगे और फिर देखेंगे कि ईसी पर क्या असर पड़ता है। मेरे पास यह एक छोटा सा 10 ml का माप है। About 5 ml of A and B just to show you how the rise in the EC is after adding these two. जिससे हम इस जग में 5 ml ए स्टॉक सॉल्यूशन मिलाएंगे।
अब इसे अच्छे से घोल लें। Now I'm going to add अब हम 5 5 ml स्टॉक सोल्यूशन B का लेंगे और इस जग में मिलाएंगे। 5 ml of solution. इसे भी अच्छे से घोल लेते हैं। I've added this. Stir it well. And now अब हम EC को नापेंगे। अब ये होल्ड मोड में नहीं है और यह 0 की रीडिंग दिखा रहा है। अब मैंने होल्ड बटन दबाया और हमारी रीडिंग आई 1234 माइक्रोसीमेन। यदि आप मिलीसीमेन में मान चाहते हैं तो 1000 से इस संख्या को विभाजित करें तो हमें मिलता है 1.2 मिलीसीमेन। यह तो उसी संख्या के पास है जो वास्तव में हम चाहते थे, 1200 से 1400 माइक्रोसीमेंस के बीच। इसके अलावा ध्यान रखने वाली एक और बात है कि पौधे एक विशिष्ट ईसी के बजाय एक रेंज स्वीकार करते हैं, इसलिए यहाँ पर 1.2 से लेकर 1.3 तक की कोई भी संख्या ठीक मानी जाएगी। इस प्रयास में हमें पहली बार में ही वांछित संख्या मिल गई, लेकिन वास्तविकता में ऐसा बहुत कम होता है। कई बार आपका ईसी 1200 होता है और आपको चाहिए होता है 1400। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अपने न्यूट्रिएंट के घोल को 1400 की ईसी पर कैसे लाएं। ए और बी की छोटी मात्रा मिलाएं। चूंकि मैं केवल 1 लीटर न्यूट्रिएंट का घोल बना रहा हूँ, मेरे पास त्रुटियों के लिए बहुत कम जगह है, इसलिए मैं ए और बी को घोलने के लिए एक ड्रॉपर का उपयोग करूँगा। लेकिन अगर आपके पास 500 लीटर या फिर 1000 लीटर का न्यूट्रिएंट टैंक है, तो आप मग या फिर ऐसे किसी बीकर से स्टॉक सॉल्यूशन मिला सकते हैं। यह 1 ml का ड्रॉपर है। अब मैं ए का 1 ml और बी का 1 ml इसमें घोलने जा रहा हूँ। ए और बी दोनों को समान मात्रा में घोलना याद रखें, क्योंकि उनमें मौजूद सभी तत्व एक विशिष्ट अनुपात में हैं। समान भागों में नहीं घोलेंगे तो आपके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में तत्वों का असंतुलन हो जाएगा। अब हम बी को मिलाएंगे। हमारा ईसी 1234 था, लगभग 1.2 मिलीसीमेंस, और उसके बाद हमने प्रत्येक भाग ए और भाग बी का 1 ml घोला। अब देखते हैं कि किस तरह इस अतिरिक्त 1 ml स्टॉक सॉल्यूशन का असर इस घोल के ईसी पर पड़ा है। तो अब हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का ईसी है 1414, यानी कि 1.4 मिलीसीमेंस के करीब। दोनों भागों का 1 मिलीलीटर मिलाने से हम अपने हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स को अभिलाषित ईसी पर ला सके हैं। हमें एक और बात का ध्यान रखना होगा। हम अब तक अपने हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स के घोल की विद्युत चालकता यानी ईसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे। कई बार आप ऐसी स्थिति में होते हैं जब आपने ए और बी को आवश्यकता से अधिक घोल दिया होता है, या आपके पास पहले से ही एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम है जहां आपके न्यूट्रिएंट के घोल से कुछ पानी वाष्पीकृत हो गया है और सांद्रता वांछित मूल्य से अधिक यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ऐसी स्थिति में याद रखें कि हम अपने न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में और न्यूट्रिएंट स्टॉक सोल्यूशन नहीं घोलेंगे। सांद्रता को कम करने के लिए इसमें सादा पानी मिलाएंगे। हमारे प्रयोग में हम आरओ पानी को बेस वाटर के रूप में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम सांद्रता को कम करने के लिए अधिक आरओ पानी मिलाएंगे। आरओ पानी मिलाने से तेज गति से सांद्रता कम हो जाती है, क्योंकि नल के पानी में पहले से ही कुछ लवण होते हैं, तो नल के पानी को मिलाने से सांद्रता धीमी गति से कम होती है। निष्कर्ष यह है कि आप ए और बी के बराबर भागों को अपने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में मिलाकर सांद्रता बढ़ाते हैं।
और आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में सादा पानी मिलाकर इसकी सांद्रता को कम करते हैं। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स के घोल की विद्युत चालकता को कैसे कम किया जाए। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कब होगा? यदि आपके पास एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम पहले से ही है जिसमें पौधे उग रहे हैं। पौधे विभिन्न गति से पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। गर्म दिनों के दौरान पौधे अधिक पानी का उपभोग करते हैं, इसलिए आपके न्यूट्रिएंट के घोल में लवण की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, सांद्रता बढ़ जाती है। तो ऐसे दिनों में आप पाएंगे कि आपके न्यूट्रिएंट जलाशय में पानी का स्तर नीचे चला गया है और ईसी बढ़ गया है। आपको इस जलाशय में अधिक न्यूट्रिएंट नहीं घोलना चाहिए जिसमें पहले से ही नमक की अधिक मात्रा है और ईसी अधिक हो गया है। इस स्थिति में आपको ईसी विद्युत चालकता को वांछित सीमा तक कम करना। अब हम देखेंगे कि ईसी को कैसे कम किया जाए। इस हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का ईसी लगभग 1420 है। एक और बात जो मुझसे बार बार पूछी जाती है कि इस मीटर को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में कितना गहरा डूबा होना चाहिए। तो यह जो कट दिख रहा है आपके ईसी मीटर को इस निशान तक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डूबा होना चाहिए। आप अगर इससे कम डुबोएंगे तो आपको गलत परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए हमेशा इसे इस कट या निशान तक डुबोएं। मुझे 1396 से 1400 का मान मिल रहा है, यानी कि लगभग 1400 है। अब हम कोशिश करते हैं कि हम इसे 1000 तक ले आएं। हम हमेशा इसी को कम करने के लिए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में पानी मिलाते हैं। तो हम यह देखने जा रहे हैं कि कितना पानी घोलने की आवश्यकता है ताकि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का ईसी कम हो जाए। हमें इसमें पानी को थोड़ा थोड़ा करके मिलाना होगा। हम इतना पानी नहीं मिलाना चाहते हैं जिससे ईसी इतना कम हो जाए कि उसे फिर से संतुलित करने के लिए हमें और स्टॉक सॉल्यूशन डालना पड़े। मेरे पास आरओ पानी है, मैं इसका 100 ml लेने जा रहा हूँ। इसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में मिलाएं और अच्छी तरह से घोल लें। अब ईसी 1268 है। 100 ml पानी मिलाने से चालकता यानी ईसी 1400 से घटकर लगभग 1200 हो गई है। ईसी को 1000 तक कम करने के लिए एक बार फिर से 100 ml पानी को मिला देते हैं। अब ईसी 1144 पर आ गया है। तो अब हम थोड़ा सा और आरओ पानी मिला लेते हैं, लगभग 50 ml। So we can add maybe another 50 ml to see if it can come down further. So I'm adding 50 ml to it. तो यह 1081 है। जब आप इसे मिलीसीमेंस में बदलते हैं तो यह 1.0 मिलीसीमेंस होता है। मैं इस संख्या से संतुष्ट हूँ, लेकिन यदि आप ईसी को और कम करना चाहते हैं तो एक बार और 50 ml पानी मिला सकते हैं। सार यह है कि चालकता या सांद्रता को बढ़ाने के लिए हम स्टॉक सॉल्यूशन ए और बी के बराबर भागों को मिलाते हैं और ईसी घटाने के लिए हम पानी मिलाते हैं। इस तरह हम हाइड्रोपोनिक्स में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को मैनेज करते हैं। यदि आप बड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 2000 लीटर या 5000 लीटर का टैंक हो, तो अच्छा होगा कि आप सीधे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के टैंक में ईसी एडजस्ट करने के बजाय उस न्यूट्रिएंट टैंक से कुछ सैंपल सॉल्यूशन लेकर पहले उसे एडजस्ट करें और फिर उसी हिसाब से अपने बड़े टैंक में एडजस्टमेंट करें। कम वॉल्यूम को मिलाना
आसान है, जबकि बड़े वॉल्यूम को हैंडल करना थोड़ा कठिन है। बड़े हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट टैंकों में कई बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। बड़े टैंकों में घुलने में समय लगता है और कई अन्य चीजें और रणनीतियां हैं जिन पर हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ईसी और टीडीएस पर मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया टिप्पणी यानी कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे उनका उत्तर देने में खुशी हो। हमारे अगले वीडियो में हम पीएच मीटर के बारे में जानेंगे, किस प्रकार के मीटर होते हैं, बफर सोल्यूशन क्या है, उन्हें कैसे जांचना या कैलिब्रेट करना है, सब कुछ जो आप हमेशा उनके बारे में जानना चाहते थे।